हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो करवा रहा हूँ। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में मैं आपको 48 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। सेम टू सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। Question 49, debt to equity ratio of a company is 0.5:1. Which of the following would increase, decrease or not change it? इसमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है। उन ट्रांजैक्शन के बाद इस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, इस बारे में हमें बताना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पूरा बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या दी गई है। तो हमने देखा हमारी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दी गई है वो दी गई है 0.5:1। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको शॉर्ट में एलटीडी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको शॉर्ट में एसएचएफ बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर लिया 0.5/1, एलटीडी अपॉन में एसएचएफ, ऐसे ही है। देखिए जो ये हमें अकाउंटिंग वेरिएबल दिए गए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब तक आप इनकी कोई ना कोई वैल्यू नहीं मानेंगे तब तक ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट लेट कर लिया 5 लाख, शेयर होल्डर फंड हमने लेट कर लिया 10 लाख। अब आप बोलोगे कि भैया हमें क्या सपने आएंगे कि हम यहाँ पर 5 लाख माने, 10 लाख माने। आप कुछ भी मान सकते हैं वो वैल्यू, लेकिन ये दोनों वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जब हम इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में डालें तो हमारा रेशो 0.5:1 आ जाए। तो अब देखना, मैंने जैसे एलटीडी को माना 5 लाख, शेयर होल्डर फंड को माना 10 लाख। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। जब मैं इस फॉर्मूले में इनको डालूंगा, जब मैं इनको सोल्व करूंगा, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 जीरो से 5 जीरो काट दी, ये आ गया 5/10। जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो मेरा आएगा 0.5:1। तो इसका मतलब मैंने जो ये दोनों वैल्यू मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। अब मन में सवाल ये आता है, क्या भैया पेपर में भी हमें ऐसे करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा। तभी तो आप एग्जामिनर को बता पाओगे कि हमने कैसे इसको इंक्रीज या डिक्रीज बताया है। उसके बाद हमें ये देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल है बेटा, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। आपको इन दोनों के ही फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको इन दोनों के फॉर्मूले पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें पता है लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हमें शेयर होल्डर फंड का मतलब भी पता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर टोटल एसेट में से टोटल डेब्ट को माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। यहाँ पर टोटल एसेट का मतलब बेटा फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। यहाँ पर टोटल डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेब्ट। तो अब हम ये देख लेते हैं हमें पहली ट्रांजेक्शन क्या दी गई है। हमने देखा हमें पहली ट्रांजेक्शन दी गई है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसके अंदर सिंपल हमें बोला है कि हमारी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.5:1। हमने एक ट्रांजेक्शन करी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये बोल रहे जब हम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे उसके बाद हमारी इस रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि इन्होंने यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दिया, तो हम लेट कर लेंगे सपोज इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। हमने मान लिया कि कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू करे। अब सवाल यही, हमें कैसे पता चलेगा भैया कि 1 लाख माने, 2 माने? आपकी पर्ची है बेटा, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसा मानना कि कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी इजी हो। अब हमें पता है जैसे ही हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। जैसे ही हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी बेटा हमारा शेयर होल्डर फंड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, एज इक्विटी शेयर इशूज इक्विटी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। एज इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज शेयर होल्डर फंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। जो हमने 5 लाख मान रखे थे वो 5 लाख ही रहेंगे। न्यू शेयर होल्डर फंड पहले थे 10 लाख के जो हमने लेट कर रखे थे, 1 लाख के हमने शेयर इशू कर दिए, तो हमारा जो न्यू शेयर होल्डर फंड है वो आ गया 11 लाख का। तो न्यू डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है बेटा, एलटीडी अपॉन में एसएचएफ। अब आप देखो हमारी
लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है 5 लाख। हमारी शेयर होल्डर फंड नई वाली कितनी है 11 लाख। यहाँ पर मैंने क्या करा 50 से 50 को काट दिया, ये आ गया 5/11। जब मैंने 5/11 को सोल्व करा तो ये आ गया बेटा 0.45:1। तो हमने देखा पहले हमारी रेशो थी 0.5:1, अब हमारी रेशो है 0.45:1। तो आपने देखा हमारी रेशो कहीं ना कहीं क्या हुई है बेटा, कम हुई है। इस केस के अंदर क्या हुई है, कम। तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, देयरफॉर इन दैट केस डेब्ट टू इक्विटी रेशो विल डिक्रीज। इस केस में क्या हुई है, हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशो डिक्रीज हुई है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। हमने देखा कि डेटर से हमें पैसे रिसीव हुए हैं, तो डेटर क्या होते हैं, हमारी करंट एसेट। कैश भी क्या होता है, हमारी करंट एसेट। तो इस केस में क्या हुआ है, एक तरफ कैश बढ़ा है, एक तरफ हमारे डेटर घटे हैं। तो मतलब जो कुछ भी हुआ है, बढ़ा है या घटा है, वो क्या हुआ है, करंट एसेट में हुआ है। तो कहीं ना कहीं करंट एसेट भी सेम रह गई। तो इस वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, क्या हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं। क्या हमारे शेयर होल्डर फंड पे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा हो कि भैया देखो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड का आपने फॉर्मूला लिखा है फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। तो यहाँ पर तो करंट एसेट है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, बेटा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब सोचो ये करंट एसेट के अंदर ही हुआ है। अगर मान लो उसको 10,000 रुपये रिसीव हुए, मान लो उसको 10,000 रुपये रिसीव हुए, तो कहीं ना कहीं बेटा उसके डेटर भी तो 10,000 रुपये से कम हुए, तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, नील। तो करंट एसेट भी क्या रहेगी हमारी, सेम। तो इस केस में क्या है, शेयर होल्डर फंड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एलटीडी अपॉन में एसएचएफ, जो कि बिल्कुल सेम है, 5 लाख अपॉन में 10 लाख। इन दोनों को सोल्व करा, 5 जीरो से 5 जीरो काट, ये आ गया 5 अपॉन में 10, ये आ गया 0.5:1। पहले हमारी रेशो कितनी थी 0.5:1, इसमें भी क्या है 0.5:1। तो इस केस के अंदर क्या है, इस ट्रांजैक्शन से हमारे रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी रेशो चेंज नहीं हुई, नो चेंज है इसके अंदर। तो लास्ट में हमें ये जरूर लिखना है, देयरफॉर इन दैट केस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रिमेन सेम। ये लाइन लिखनी जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट। हमने क्या करी, डिवेंचर की पेमेंट कर दी। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है बेटा वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आता है। क्यों आता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर ये बोला गया है, अगर हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होंगे, ना कि वो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर काउंट होंगे, ना कि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर काउंट होंगे, वो क्या होंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होंगे। तो इस केस के अंदर होगा क्या, आपको रीजन बता देता हूं पूरा पढ़ के। डिवेंचर्स रिडीम आर पार्ट ऑफ ए करंट लायबिलिटीज एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। Long term liabilities maturing within 12 months from the balance sheet date are shown under current liabilities as short term borrowings. Thus, redeemed debentures are current liabilities and not non current liabilities. जो redeemed debentures है वो current liabilities है, ना कि fixed liabilities है, long term liabilities है, ना कि non current liabilities है। तो इस केस के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे शेयर होल्डर फंड पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी न्यू डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगी वो क्या आएगी बेटा, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं 5 लाख, शेयर होल्डर फंड कितना है 10 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया, आ गया 5 अपॉन में 10, तो ये हो गया 0.5:1। तो इस केस के अंदर हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, जैसे पहली थी वैसे ही रहेगी। पहले भी 0.5 थी, अब भी 0.5 ही है। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं वो भी उधार क्रेडिट पे। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, आपके स्टॉक बढ़ जाएंगे, आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। क्या शेयर होल्डर फंड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं।
तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस केस में क्या रहने वाली है, सेम। देख लेते हैं कैसे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं, 5 लाख, शेयर होल्डर फंड कितने हैं, 10 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो काट दिए, हो गया 5 अपॉन में 10। इसको सोल्व करा तो आ गया 0.5:1। तो इस केस के अंदर हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हुई है बेटा, सेम रही है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 49 के 4 पार्ट करवाए हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है या समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।